हम दुर्ग नगर निगम के एक ऐसे पार्षद के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जो हंसमुख, मेहनतकश, भावुकता से भरा हुआ उनका अस्तित्व है। वो एक गरीब परिवार से उठकर मेहनतकश इंसान है जो एक समय में होटल में वेटर का काम किया करते थे और शहर में पेंटर के काम से प्रसिद्ध थे। अपनी मेहनत और लगन से लोगों का दिल जीत जब वो राजनीति में अपना सफर शुरू करने पहुंचे तो उन्हें एक सुनहरा मौका मिला जिसमें उनके वार्ड की जनता ने उस हंसमुख, मेहनतकश इंसान को, जो छोटे बड़े बुजुर्गों की इज्जत करता और हर सुख दुख में लोगों के साथ खड़े रहता, उस इंसान को उनकी वार्ड की जनता ने उनके राजनीतिक सफर को आगे बढ़ाते हुए अपने वार्ड का पार्षद बनाया, उन पर यकीन और विश्वास जताया। पार्षद बनने के बाद अपनी जनता के, अपने वार्ड के और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के बाद जब वो नगर निगम में कदम रखने पहुंचे तो अपने वार्ड की जनता के लिए हमेशा संघर्ष करते नजर आए। उनमें सबसे बड़ी खूबी है कि उनके पास शहर का कोई भी व्यक्ति अपनी परेशानी लेकर आता है तो उसकी परेशानी दूर करने वो पीछे नहीं हटते। उस संघर्षवीर, मेहनतकश, हंसमुख पार्षद का नाम है अजीत वैद, जो कि वर्तमान में वार्ड नंबर 12 के पार्षद हैं। आइए उन्हीं से सुनते हैं उनके संघर्ष और वार्ड के विकास के बारे में। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का हक की आवाज चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम आप सबको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने विषम परिस्थितियों से उठकर आज राजनीति में कदम रखा है। आइए जानते हैं उनके जीवन के बारे में। आज हमारे सामने मौजूद हैं वार्ड 12 मोहन नगर पश्चिम के पार्षद अजीत वैद जी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपका भी स्वागत है हमारा, बताइए। जी सर, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं सर कि राजनीति में आप जो कदम रख रहे हैं और अभी आपने जो जो कार्य किए हैं, अभी तक आपका जो सफ़र रहा है यहाँ तक का, आप इतने वर्षों से संघर्ष करते आ रहे हैं और यहाँ जहाँ पर पहुँचे हैं, जिस मुकाम पर, आपने ये मुकाम कैसे हासिल किया? मैं बता दूं, मेरा जन्म ना बालाघाट में एक हॉस्पिटल में हुआ था। क्योंकि पहले एमपी था बालाघाट में। मेरे पापा जी जो थे इरिगेशन डिपार्टमेंट में प्यून थे और उन्होंने उनका जैसे जैसे ट्रांसफ़र होता रहा वैसे वैसे हम लोग उस शहर में जाते थे। बालाघाट से हम लोग यहाँ चंद्रपुर करके है छत्तीसगढ़ में, चंद्रहासिनी देवी का बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। वहाँ पर पापा की नौकरी गई। वहाँ मैं क्लास वन पहली, हमारे ज़माने में पहली बोलते थे, पहली पढ़ा हूँ। उसके बाद खरसियाँ करके है वहाँ पर रायगढ़ ज़िले में, खरसिया में पढ़ा हूँ मैं लगभग क्लास 8वीं तक। वहाँ से कंवरदा में 9th पढ़ा। वहाँ से राजनांदगांव आया, वहाँ 10th पढ़ा और 10वीं में मैं फ़ेल हो गया था। और फ़ेल होकर के फिर घर की आर्थिक स्थिति थोड़ी सी उतनी मजबूत नहीं थी, क्योंकि 6 भाई बहन हुआ करते थे हम लोग और 2 भाइयों की शादी हो गई थी। तो घर में भरा पूरा परिवार रहता था। और उस समय मैं शायद टाइम बता रहा हूँ 88 या 87 के समय है। उसमें सैलरी, गवर्नमेंट की सैलरी प्यून को बहुत कम होती थी सैलरी, और पापा जी हम लोग दोनों मैनेज करते थे घर। तो सारी जिम्मेदारी परिवार की आपके ऊपर आ गई सर। राजनांदगांव में मैं दूध बेचा करता था। कैलाश नगर करके वहाँ पर एक कॉलोनी है राजनांदगांव में, वहाँ दूध रिक्शे में एज ए हाकर मैं, किसी और का दूध होता था वो मैं बेचता था। तो मेरे को शायद उस समय 150 रुपया मंथली का मिलता था। और तो एक समय में पूर्ति नहीं हो पाती थी, तो मैंने दोनों टाइम कर लिया फिर। और उसी पीरियड में स्कूल भी आता था। और शाम को जैसे रात हो जाती थी तो वहाँ पर पहले मड़ाई वड़ाई होता था, मड़ाई मेला वगैरह होता था। तो मैं फुग्गा और मूंगफली होता है, मूंगफली को भूंज करके उसको कंप्लीट पैकेट बना करके फिर उसको हर मड़ई में या मेले में उसको लेकर के बैठा करता था। और जितना भी उससे अर्न करता था उससे घर परिवार का भी जितना भी होता था वो मैनेज करता था और अपने पढ़ाई के लिए भी करता था। 2 छोटे भाई बहन थे, उन लोग के भी एजुकेशन के लिए प्रॉपर मैं अपनी जिम्मेदारी निभाता रहा।
सर दोनों चीज़ें आप कैसे मैनेज कर पाते होंगे? काम के साथ आपने शिक्षा भी कभी आपने वक्त दिया, शिक्षा को भी एक छात्र के रूप में भी रहे आप, तो दोनों चीज़ों को कैसे मैनेज कर पाते थे सर आप? एक्चुअल में सुबह 5 बजे जब मैं पढ़ाई करता था, मतलब रेगुलर जब पढ़ाई करता था, तो 5 बजे पापा जी उठ जाते थे। उनको सुबह सुबह जाना रहता था ड्यूटी, तो उनके साथ में पूरे परिवार को उठना पड़ता था। हमारे ज़माने में पापा अगर इस रूम में है तो बाकी बच्चे दूसरे रूम में हो जाते थे। और गवर्नमेंट क्वार्टर हुआ करता था, तो 3 कमरे होते थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो पापा अगर फर्स्ट रूम में रहते थे तो हम लोग आखिरी के रूम में रहते थे। 5-6 भाई बहन हम लोग वहीं रहते थे। उनका डर और वो दहशत थोड़ा सा इतना रहता था कि हम लोग पीछे रहते थे, और वो जैसे उठ गए तो हम सभी परिवार को उठना पड़ता था। वो आदत मेरे लिए इतनी लाभदायी हुई। 5 बजे सुबह उठ करके मैं जहाँ जहाँ मेरे को दूध देना रहता था, वो सभी जगह दूध दे करके मैं लगभग 7 बजे घर वापस आ जाता था। उसके बाद होमवर्क वर्क करके तो 10:30 बजे स्कूल, 4 बजे वापस आता था। उसके बाद 1 घंटा लगभग स्कूल का कुछ काम रहता था, वो करके 6 बजे से 7:30 बजे तक दूध बेचता था। सर एक कैसे छात्र के रूप में आपने मतलब एक भूमिका निभाई है? आप कैसे रहे हैं छात्र, पढ़ाई में आप कैसे थे? एवरेज था, सेकंड डिवीज़न से आज तक ऊपर आ नहीं पाया मैं कभी भी। टारगेट तो ये लेके चलता था कि एक राजनांदगांव में एक लड़का हुआ करता था, गिरीश तिवारी, जो मेरे को लगभग ना हर वीकली एग्ज़ाम में या सब में ना मात दिया करता था। तो मैं उसको मात दूं करके मैं हमेशा कोशिश करता था, पर वो फाइनली वही जीत जाता था। और ये चीज़ें मुझे हमेशा ही टीच करती थी। उसी के साथ में एक मेरे बड़े भैया हैं, भाई है मेरा, मेरे काका जी का बेटा है, पवन वैद। उन्होंने भी मुझे मेरे अंदर में कंपटीशन की भावना दी। उन्होंने बताया, अगर जीतना है किसी भी चीज़ को तो ईर्ष्या मत करो, जलो मत, बराबर मुकाबला करो। आपको वो चीज़ मिले ना मिले, लेकिन आप खुद की नज़र में इतने मजबूत हो जाओगे कि हाँ लगेगा कि मैंने सामना तो किया किसी उसकी कोई भी परेशानी या कोई भी काम करने का मैंने अचीवमेंट लिया, और उस काम को, उस टारगेट को मैंने करने की पूरी कोशिश की, अपने स्तर की पूरी। बहुत बहुत बढ़िया बात है सर। आपने बहुत ही संघर्ष करके आपने शिक्षा ग्रहण की, और बहुत आपका बचपन संघर्ष से भरा रहा, आपने जिस तरीके से आप बताया है आपने। और उसके बाद सर आप किसी नौकरी के पद पर रहे आप, उसके बाद फिर क्या हुआ? मैं 10वीं फेल होने के बाद वहीं राजनांदगांव में ना आइसक्रीम का ठेला होता है, आइसक्रीम का ठेला किसी और का होता था, आइसक्रीम किसी और की होती थी। वहाँ 100 रुपये का अगर धंधा करते थे तो 25 रुपये हमको मिलता था। उस समय लगभग ये 93 के आसपास की बात है। तो वहाँ पर हम लोग ने वो आइसक्रीम का ठेला सुबह से लेकर शाम तक काम करते थे। वहाँ पर भी कंपटीशन आ गया था कि मेरे साथ वाले एक और भैया थे, वो एक दिन में 600-700 रुपये का व्यापार करते थे। वो एक दिन में 150 रुपये लेके जाते थे। उस समय 150 रुपये बहुत बड़ी रकम होती थी, सुबह से लेकर शाम तक, मतलब एक रोजी के हिसाब से। जबकि उस समय अगर हम रोजी मजूरी करते तो 20 रुपया 15 रुपया, मैक्सिमम 25 रुपया रोजी मिलती थी। उस ज़माने में हम लोग 150 रुपये वो कमाते थे। तो मुझे वहाँ से भी एक कंपटीशन की भावना आई। मैंने भी टारगेट लिया, और मैंने कई बार, एक बार नहीं, मैंने उनको हर हफ्ते में कम से कम ना 4 से 5 बार उनको हराया व्यापार में। कभी 800 रुपये का, 900 रुपये का व्यापार करता था। एक एक दिन में 200 रुपये उस समय कमाता था मैं। तो वो चीज़ें, पैसा तो मेरे लिए वो जो आता था वो मम्मी के हाथ में चले जाता था, लेकिन मुझे उससे ज़्यादा मेरी कमाई मेरे को खुद को ये लगती थी कि मैंने आज, चंद्रा भैया नाम था उनका, मैं उनको आज मात दिया हूँ। वो खुशी और वो जो कमाई थी वो मेरे को बहुत अंदर अपने आप में ना प्राउड फील होता था हर दिन। तो मैं उसी कंपटीशन की भावना से ना दिन प्रतिदिन काम करता रहा। एक बॉम्बे मिठाई करके बोलते हैं अपन, जो सरल भाषा में बुड्ढी के बाल बोलते हैं उसको, वो बेचा, और फली का व्यापार किया, आइसक्रीम का व्यापार किया, कबाड़ी का काम किया। ऐसे जितना भी छोटा व्यापार था मैंने बहुत सारे काम किए हैं। जी सर, हमारी जानकारी में है कि आप होटल में एक वेटर के पद पे भी कार्य कर चुके हैं जी। हाँ, मैं 95 में लगभग हम लोग के मेरे पापा जी का ट्रांसफ़र राजनांदगांव से दुर्ग में हो गया। तो मैं लगभग 94 में फेल हुआ हूँ। 95 में मैं वहीं था। 95 में मैं लगभग
परीक्षा देने के 2-1 महीने बाद मैं यहाँ आ गया था। और यहाँ आया तो यहाँ का माजरा और यहाँ घर की स्थितियाँ जो थी वो बहुत दयनीय थी। घर में खाने के लिए भी नहीं था। तो उस दिन मैं राजनांदगांव से जस्ट यहाँ एंटर किया था और घर वालों को बोला कि खाना दो करके, खाना खाने के लिए मैं बैठ गया था। भाभी और मम्मी आकर के रो पड़ी कि घर में कुछ नहीं है करके। फिर मैं आ रहा हूँ करके बोला, स्टेशन वाली रोड पे गया। वहाँ पर मैं एक बार वाले को बोला, भैया मेरे को खाना चाहिए 5-6 लोगों के लिए। तो बोले वो भगा रहा था। मैं बोला मेरे को जो भी काम होगा बता दो करके। तो उन्होंने बोला इसको ऑफिस में ले जा। होटलों की भाषा में जहाँ बर्तन साफ करते हैं ना उसको ऑफिस बोलते हैं। ऑफिस में देखा इतना बड़ा बड़ा गंजा था, ये सबको साफ करना है तब तेरे को खाना मिलेगा बोले। तो मैं बोला ठीक है करके मैं लगभग 9 बजे से 11:30 बजे तक मैंने ना पूरे उनके बड़े बड़े बर्तन और छोटे छोटे पूरे बर्तन को साफ किया। और साफ करके फिर घर वालों के लिए पूरा खाना लाया, सब लोग खाना खाए। वो दिन मैं बर्तन साफ करते तक ना मैंने ये अपने अंदर ले लिया था कि अब मेरे घर परिवार, पता नहीं वो लोग 2 दिन से भूखे थे कि 3 दिन से भूखे थे, मालूम नहीं था मेरे को। बताते भी नहीं, घर की महिलाएं प्राय बताते नहीं। लेकिन बाद में पता चला भतीजी से कि हम लोग 2 दिन पहले से कुछ नहीं खाए थे करके। उस दिन का टाइम था। मैंने अपने घर वालों को कभी भी अनाज के लिए परेशान नहीं किया, कभी भी नहीं होने दिया। और फिर उस समय मैं यहाँ पर भी दुर्ग में भी आने के बाद होटल जायका में रात में काम 6 बजे से रात तक काम करता था। उसके पहले मैं होटल न्यू इंडिया है पोलसायापारा में, मिस्टर जावेद हैं, जावेद नियाजी करके हैं, उनका होटल था। वहाँ 800 रुपये सैलरी में काम करता था मैं। फिर बाद में उन्हीं के यहाँ एक किचन किराए पे ले लिया और सुबह 5 बजे से रात में 2 बजे तक काम करना पड़ता था, क्योंकि कभी भी कस्टमर आ जाते थे। होटल के कस्टमर कभी भी आ जाते हैं, तो रात में 2 बजे तक हम लोग को कंटिन्यू ना जगना होता था। और सुबह फिर 5 बजे उठ जाते थे। 2 भाई मेरे बड़े भैया साथ में थे, तो हम लोग उसको मैनेज करते थे और अच्छा अर्न करते थे। उस समय हम लोग कमाई हम लोग की दिन भर की लगभग 1100 रुपये रहती थी, सिर्फ कमाते थे हम लोग। धीरे धीरे फिर वो मालिक का शायद ना ऊपर बनाने का प्लान चालू हो गया होटल न्यू इंडिया वालों का, तो मुझे उन्होंने वाइंड अप करने बोला। मैंने वाइंड अप किया। फिर स्थितियाँ वैसी हो गई तो पेंट का काम चालू किया मैंने। ये डोर वगैरह पॉलिश करने का एक जन के पास 17 रुपये रोजी में काम में गया, काम सीखा। लगभग 6-7 महीना साल भर काम सीखने में लगा। और काम सीख के फिर मैं राजनांदगांव गया था मेरे काका जी के पास। वापस आने के लिए, चूँकि मैं एक गवर्नमेंट का बच्चा था और परिवार में कोई भी चीज़ें ऐसी बोलते हैं, थोड़ी सी भी चीज़ अपने बच्चे का ध्यान नहीं रखता करके बोले ना करके, मैं चाचा जी से 10 रुपये जो यहाँ पर आने की जो टिकट थी वो भी नहीं लिया। और आते आते ना मैंने देखा एक फर्नीचर बनाने वाला भैया स्टेशन में वो फर्नीचर बना रहा था। तो मैंने बोला भैया इसकी पॉलिश किससे कराओगे? मैं ऐसे ही गया, तो उन्होंने बोला कि किसी भी पेंटर से करा देंगे भैया। तो बोला मैं करता हूँ भैया करके। तो उन्होंने बोला कर लो करके। तो मैं चूँकि काम सीखा तो था, काम करना आता था, लेकिन कौन सा मटेरियल क्या नाम का है ये मुझे नहीं पता था। तो उस दुकानदार ने, उस पॉलिशर ने बोला सामान क्या क्या लगेगा? मैं बोला भैया सामान का नाम तो मालूम नहीं, लेकिन मैं पहचान लूँगा करके। तो वो मेरे साथ गया, दुकान से सामान लाया। मैं उसको घस के पूरा पॉलिश किया। लगभग शाम 7-8 बज गया था। डाइनिंग टेबल था एक्चुअल में, वो साफ करके वो किया। तो वो कारपेंटर भैया ने मुझे ना घर मालिक के साथ में दिन भर खाना भी खिलाया वो मालिक ने मुझे। और शाम को 1200 रुपये दिया उन्होंने। मैं बोला इतना पैसा क्या करूँगा? तो बोले भाई इसका 2000 रुपये लेते हैं, आप काम कर दिए, बहुत अच्छा काम किए, आपको 1200 रुपये दे रही है मैडम, और कुछ कम हो रहा है तो बताओ करके। मैं बोला मेरे लिए यही बहुत है करके। मैं जैसे मेरे को ऐसा लगा कि मेरी लॉटरी लग गई। मैं उछलते कूदते ना ट्रेन में बैठा और वहाँ से जैसे जैसे घर पहुँचा, इतना अंदर में इतना हर्ष था। मेरे अपने खुद की मेहनत, मेरा खुद का पहला काम, वो अपने आप में एक पेंटर, मेरी जो स्थिति थी वो पेंटर आज जो बच्चे आज सीख रहे होंगे वो मेरी स्थिति से भली भांति वाकिफ़ होंगे और वो जानते हैं इस चीज़ को कि एक पेंटर की मतलब एक हेल्पर से पेंटर की जगह मिलने में अपने आप इतना प्राउड फील होता है। तो वो मैंने वहाँ से दुर्ग से यहाँ पर आया
अपनी मम्मा को दिया पैसा, और वो भी एकदम ऐसे खुश हो गई कि पूछो मत। और उनको मैं बताया कि मैं ऐसा ऐसा काम करके आया हूँ करके, वो बहुत हर्षित हो गई, मुझे गले लगा ली। अजीत जी, बहुत ही भावुक आपकी कहानी है। हमको भी आप जो इतना संघर्ष कर कर लगातार आ रहे हैं और आपने चीज़ों को समझा, आप समझते हैं चीज़ों को कि कैसे आप मतलब पैसों की आपने कीमत कदर की है, मेहनत भी की है आपने और बहुत मेहनत से आप यहाँ तक पहुँचे हैं। अच्छा, हम जानना चाहेंगे सर, उसके बाद राजनीति में आने का आपका इरादा जो हुआ है वो किससे प्रेरणा मिली आपको? आपने अचानक क्या सोचा कि आपको राजनीति में आना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है ये। मैं हिंदी भवन हुआ करता है, जानते ना? हिंदी भवन पहले नगर निगम हुआ करती थी। वो नगर निगम में सुश्री सरोज पांडे जी, उस समय मुझे याद है, वो लाल ड्रेस पहन करके आई थी वो, और उनके पीछे इतनी सारी पुलिस वाले और ये सब चीज़ थे। मैंने देखा उनका ये सब चीज़, मैं बोला ये नेता लोग ऐसे ही होते हैं करके ना, उनका मैं पुलिस वाले गार्ड और उनके पीछे में 10-12 इंजीनियर वगैरह होंगे, उन लोगों को देखा। आज मुझे समझ में आता है कि कुछ इंजीनियर थे, कुछ ई साहब थे, कुछ पुलिस वाले थे, लेकिन उस समय मैं जो देखा उनका जो काफिला देखा, मैं उससे बहुत इम्प्रेस हुआ। मैं बोला मेरे पेंटर भाई लोग थे वहाँ पर, उस समय मेरे पास काम करते थे, बोला मैं एक ना एक दिन ऐसा बनूंगा। तो वो मेरे प्रेरणा स्रोत बने, और मैंने लगभग दीदी को जहाँ भी वो स्पीच देना जाती थी या वो उनका कहीं भी कार्यक्रम होता था, मैं कॉपी करता था, मैं देखता था वो कैसे बोलती हैं, और उनके वो बात करती हैं, और बात करते करते ना हंसती कैसे हैं, वो सारा चीज़ मैं देखता था, और मैं सोचता था कि मैं ऐसा बोल पाऊँगा कि नहीं बोल पाऊँगा। कई बार मैं आईने में देख करके बोलता था कि मैं दीदी के जैसे बोल पाऊँगा कि नहीं बोल पाऊँ, पर आज तक मैं कोशिश किया, नहीं बोल पाता हूँ मैं। ये मेरी बहुत बड़ी कमज़ोरी है, पर मेरे प्रेरणा स्रोत दीदी थी। तो मैं उस चीज़ को पाने के लिए मेरे अंदर में ना बचपन से ये चीज़ डली हुई है, मेरे पापा जी के अंदर भी थी। अगर कोई चीज़ का हम लोग ने टारगेट ले लिया, या कोई चीज़ चाहिए, तो वो किसी भी कीमत में चाहिए, ऐसा वाला अंदर में कहना चाहिए एक भावना थी और एक जुनून था। तो वो चीज़ मेरे को हमेशा मतलब वो दिखती रही। मैं हमारे वार्ड में रीता मिश्राम दीदी हैं, वो उस ज़माने में ना सरोज दीदी के साथ में बहुत रहती थी, उनकी कई फ़ोटोज़ मैंने देखा साथ में। तो मैं जैसा बोलते हैं ना कि अगर किसी बड़ी सीढ़ी में जाना है तो आपको एक कदम तो बढ़ना पड़ेगा। तो मुझे मेरे नज़र में ना रीता मिश्राम जी वो मेरी पहली सीढ़ी ऐसे मेरे को लगी। मैंने उनको बोला दीदी मुझे राजनीति में आगे आना है, मुझे हाईलाइट होना है। तो उन्होंने बोला ठीक है। कुछ 1-1.5 साल बाद प्रकाश मेश्राम जी हैं, वो मुझे बोले अजय चल तेरे को मैं आज हाईलाइट करता हूँ करके। बोला क्यों? बोले चल करके। फिर वो उन्होंने अंक सूची मांगा, आधार कार्ड मांगा, सब चीज़ वोटर लिस्ट मांग करके ना वो सीधा मेरा ना फॉर्म भरने लेके चले गया मुझे। बोले जब तक तू लड़ने के लिए नहीं आएगा तब तक यार पॉसिबल नहीं कि कोई तेरे को जानेगा या सुनेगा या समझेगा। तो हार चाहे जीत, एक बार घुस जा। मैं अपने आप को तैयार नहीं कर पा रहा था, बट चूँकि उन्होंने मेरे को बोला कि तू कर सकता है करके, तो मैंने बोला चलो देख लेते हैं यार, जो होगा देखा जाएगा। तो मैं चले गया उनके साथ में, और जा कर के ना फॉर्म भर दिया। निर्दलीय में मैंने फॉर्म भरा था, और उस समय मैंने चुनाव भी लड़ा प्रॉपर लोगों के साथ। वो मेरे को हमेशा डांटते थे, डोर टू डोर जाओ, सबसे संपर्क करो। मैं जाता था, पर क्या वो जैसा बोलते थे उनके अकॉर्डिंग मैं नहीं कर पाता था मेहनत। तो भी मैं डोर टू डोर गया और बहुत मेहनत की उस समय भी। तो फाइनली मेरे को शायद ना 123 वोट कुछ समथिंग कुछ मिला था मेरे को, और वो 123 वोट जिससे मिला, और हार तो थी मेरे साथ में, लेकिन वो हार को मैंने ना अपने जीवन में इस हद तक डाल लिया था कि अब चाहे किसी भी सूरत में मुझे वार्ड नंबर 12 का काउंसलर बनना है, पार्षद बनना है। वो टारगेट मैंने अपने जीवन में ले लिया। और फिर मैंने कोले जी हैं, वो भी मेरे आदरणीय बड़े हैं, तो उनसे मैं बोला भैया मुझे पार्षद बनना है, क्या क्या करना होगा? बोले आज तू हारा है ना, आज से तू लग जा,
आज से अपने वार्ड में काम करना चालू कर, सेवा कर। मैं शेखर भी आया, हमारे शेखर चंद्राकर जी, उनका काम देखता था। वो हर जिसके यहाँ भी कोई मृत हो जाए, कुछ हो जाए, तो उनके घर में वो जाते थे, उनके घर में लकड़ियाँ देते थे, और भी जैसा उनसे जो बनता है वो प्रॉपर करते थे। किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वो चीज़ मैंने कॉपी किया, अपने वार्ड में अप्लाई किया उसको। मैं हार गया था तो भी मेरे वार्ड में जैसा भी जिससे मेरे से जितना बनता था, अगर लकड़ी अगर देने की क्षमता होती थी तो मैं लकड़ी दे देता था, या पानी पहुंचा के देना होता तो एक कैन पहुंचा करके डिस्पोजल छोड़ के आ जाता था। जितना मेरे से बनता था मैं सेवा करता था, लोगों के घर जाता था। उस समय भी मैंने बिना उसमें पद में रहने के बाद लगभग 29 से 40 राशन कार्ड बनाए थे, 12-13 लोगों का पेंशन बनाया था। और जैसे भी जितने भी वार्ड के लोगों की ना लाइटें, मेरे वार्ड में 10 साल से मेरे वार्ड में लाइट को लेकर के लोग परेशान नहीं होंगे, क्योंकि मैं 1100 में कॉल करता था और कंटिन्यू लगा देता। एक बल्ब के लिए लगभग 4-4, 5-5 बार मैं फ़ोन लगा लेता था। कई बार ये वापस रिप्लाई आती थी बना कि नहीं बना, तो 3-3 बार आ जाता। तो वो काम मैं कंटिन्यू करते रहा मैं अपने वार्ड के लिए। जब अगला 5 साल का समय आया तो हर पार्टी का ना, मुझे ऐसा अंदाज़ लगता है, सर्वे होता है कि आपके वार्ड से कौन ऐसा लड़का है जो या बंदा है जो इस यहाँ पर पार्षद के लिए लड़ सकता है हमारे दल से या उनके दल से। ऐसा सर्वे होता होगा, मैं ऐसा अंदाज समझता हूँ। हकीकत में क्या है मुझे आज तक नहीं समझ में आया ये क्या है क्या नहीं। तो वो सर्वे करने कुछ लोग आए थे, तो मेरे वार्ड के लोग बता रहे थे कि कुछ लोग पूछने आए थे। तो हम लोग बताएं कि अजय भैया हैं, अजय पेंटर हैं करके, उनके पास उनका नाम अच्छा है, अभी वो बहुत अच्छे हैं, ऐसा वैसा करके 2-4-5 लोगों से उन्होंने पूछा था। तो उन्होंने रिप्लाई किया, तो मुझे टिकट मिली, ये मुझे नहीं पता था। मिस्टर दिनेश देवांगन जी है, वो आए और उन्होंने मुझे बोला कि आपकी टिकट फाइनल हो गई है, आप कहाँ पर हो करके। नहीं, टिकट फाइनल नहीं, उन्होंने मुझे बुलाया, उन्हें गले लगाया, बोले मान सम्मान तेरे हाथ में है, कैसे भी करके मैं टिकट तेरे को दिला रहा हूँ। मैं पहले भी एक दो बार मिला था उनसे, बातचीत किया था, और ऐसा टिकट मिल जाए ऐसी उम्मीद नहीं, पर मैंने अप्लाई किया था उनको। चुनाव लड़ा मैंने, और मेरे वार्ड वालों ने मुझे जाना समझा और मुझे आशीर्वाद दिया, और मैं 232 वोट से जीता। सर, हमने ये भी सुना है कि जो भी आपके पास आता है किसी भी तरीके की मदद के लिए, आप उसे इनकार नहीं करते हैं और आप सबकी मदद करते हैं, और जो कि होना भी चाहिए, और ये बहुत अच्छी बात है। मैम देखो, ऐसा है कि मेरे पास वो जो पूंजी जमा करते ना, वो मैंने सीखा नहीं है आज तक। मेरे पास जो जेब में है ना, जो मेरे पास आया मैं दे देता हूँ। कई बार ऐसा हुआ, घर वाले मेरे से परेशान है, बिजली का बिल होता है, वो अगर कोई मांगने आया मैं दे देता हूँ। मतलब ये नहीं रहता कि कल देखेंगे, क्योंकि मेरे पापा ने मुझे एक चीज़ सिखाया था, लंबा जीना है ना तो आज को जी। कल का अगर अपन चिंता करेंगे ना तो आज को नहीं जी पाएंगे। इसलिए कल की चिंता मैं बहुत कम करता हूँ, आज पे जीता हूँ, आज पे कॉन्सेंट्रेट करता हूँ। कल का मैंने आज तक नहीं सोचा है, जो होगा जैसा होगा देख लेंगे, समझ लेंगे करके अपन उस दिशा से, मतलब उस मानसिकता से मैं आज तक चला हूँ। तो जो भी आता है मेरे पास ना, बहुत अच्छी बात है सर। ये अगर मेरे पास होता है, कोई भी आता है, जो भी हो जाए, मैं अगर वो 10 मांगने आया, एक भी है तो मैं दे भाई, जो है जितना दे करके हाथ जोड़ लेता हूँ। वो और चल रही है ऐसे, वो बहुत बड़े अपन वो नहीं है, दानवीर नहीं है, पर नहीं है तो नहीं है, और है तो दे देता हूँ, जो मेरे से बनता है, जितना मेरे से मैनेज होता है। सर, जनता का विश्वास है आपके ऊपर, और इसी प्यार और प्रेम भावना को देखते हुए आपको चुना गया है। अच्छा सर, जो आने वाला चुनाव है उसके बारे में बात कर रहे हैं हम। अभी जो आने वाला नगरीय निकाय चुनाव है उसके बारे में क्या कहेंगे आप, कि क्या उस चुनाव को लेके आप जो मेहनत कर रहे हैं, आपकी क्या योजना है, जो आप अगर अगली बार आते हैं, हमारा बिल्कुल आपकी शुभकामनाएं हमारे साथ में हैं आपके, और ऐसा होता है तो सर क्या योजना लेकर, नया कुछ क्या लेकर आएंगे आप अपने वार्ड के लिए और यहाँ के लोगों के लिए? देखिए, मैं अपने वार्ड के लिए ना, मैंने अपने वार्ड में कैमरा लगाया था, वो सारे के सारे अब निगम में वो मेंटेनेंस हो नहीं पाता है। तो इस अगली बार मैं ना कैमरे के लिए तो मैंने कुछ अच्छी पुख्ता व्यवस्था करके सोची है, जो निगम के उसमें निरीक्षण में हो, लेकिन कोई पुख्ता और अच्छा कैमरा लगाए जो कम बिगड़े। एक दूसरा चीज़, मेरे वार्ड में ना कुछ गार्डन नहीं है,
वो गार्डन लाना है, गार्डन की जगह मैंने देख रखी है। भले छोटा सा गार्डन बन जाएगा, 3-4 हज़ार स्क्वायर फीट का एक छोटा सा ज़मीन है, वो गार्डन बनाना है। और मेरे वार्ड के जितने भी महिलाएं हैं उनके लिए मेरे अपने खुद सोच के रखा है कि ऐसे गृह उद्योग हो जाए, जो हर 4-5 घर के बाद में जैसे कपड़ा सील करके किसी शोरूम से अटैचमेंट कर लें और कपड़ा सील करके ना वो शोरूम को प्रोवाइड करते रहे। ऐसे 10-10, 15-15 महिलाएं ऐसा कुछ काम करें, ऐसी कुछ मेरी प्लान है, ताकि कई महिलाएं मेरे पास आती हैं, भैया हम लोग काम करना चाहते हैं, कई दूर से जाते हैं, कई कुछ एक घटना भी हो गई है मेरे वार्ड में, महिलाएं बाहर से आती हैं तो एक्सीडेंट वगैरह हो गया है। एक आंटी थी अभी ट्रेन में कुछ दिन पहले, वो स्टेशन में वो एक्सपायर भी हो गई। तो ये सब चीज़ देख करके ना मुझे ऐसा अंदर मैंने सोच के रखा है कि कुछ ना कुछ ऐसे 10-10, 15-15 घर को लेकर के एक घर में किसी का कुछ ऐसा व्यापार चालू हो जाए, जिससे लोगों का जीवन यापन में एक सहायता हो जाए। जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं सर हमारी, हम सबकी, और आप आने वाले चुनाव में बिल्कुल विजयी हों। थैंक यू सो मच सर आपको आने के लिए हमारे चैनल में। तो ये थे वार्ड नंबर 12 मोहन नगर पश्चिम के पार्षद अजीत वैद्य जी, जो आने वाले चुनाव में अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं। हम सब की शुभकामनाएं उनके साथ है। मैं हूं शाहीन, हक की आवाज़ से बने रहिए। हक की आवाज़।